तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वेनेजुएला के खिलाफ वही देखने को मिला, या दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका की दादागिरी देखने को मिली। भारतीय समय अनुसार सुबह 11 बज के लगभग 11:30 बजे के बीच में अमेरिका के सैनिक वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला करने के लिए पहुंच गए। महज आधे घंटे के अंदर इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्त में ले लिया गया। कई देश कह रहे हैं कि अमेरिका ने मादुरो को अगवा किया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे ड्रग कार्टेल के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई बता रहे हैं। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को लाइव देखा। आइए आपको बताते हैं अमेरिका ने किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया। वेनेजुएला पर अमेरिका की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। रात के अंधेरे में अमेरिका ने वेनेजुएला को दहलाया। काराकास में अमेरिका की डेल्टा फोर्स का धमाकेदार ऑपरेशन। अमेरिका ने वेनेजुएला में घातक तरीके से तख्ता पलट किया। वेनेजुएला में हाइब्रिड हमलों के बाद मादुरो को कब्जे में लिया। अमेरिका ने इस अटैक में सिर्फ राजधानी काराकास के परखच्चे नहीं उड़ाए, बल्कि वेनेजुएला का इतिहास और भविष्य दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक राष्ट्रपति को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। निकोलस मादुरो के खिलाफ ये एक ऐसा तख्तापलट अभियान था जिसके बारे में कहा जा रहा था इसे महज चंद मिनटों में अंजाम दिया गया। जंग शुरू होते ही खत्म। 30 मिनट में मादुरो सत्ता का द एंड। काराकास के ऊपर अमेरिकी फाइटर जेट ने रात के अंधेरे में एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ धमाके किए। टारगेट पहले से तय था और निशाना बिल्कुल सटीक था। किसी मुल्क के अंदर काइनेटिक अटैक यानी टारगेटेड बॉम्बिंग किसे कहते हैं, अमेरिकी सेना ने इसे वेनेजुएला में करके दिखाया। अमेरिका ने मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन में डायवर्जन और सर्जिकल रेड दोनों सैन्य रणनीतियों का इस्तेमाल किया। काराकास में मिलिट्री बेस के ऊपर हमले किए, जहां तकरीबन 7 धमाके किए गए। इन हमलों के जरिए वेनेजुएलन डिफेंस को वेस्ट कर दिया गया, क्योंकि हमले का मकसद सिर्फ एक था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को दबोचना। अमेरिका ने बिल्कुल प्रिसाइज हमला किया था ताकि मादुरो को जिंदा पकड़ा जा सके। अमेरिका ने हमले के लिए वही समय चुना जो जंग का सबसे माकूल वक्त होता है, यानी बीच रात का गहन अंधेरा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वेनेजुएला टाइम जोन के मुताबिक रात को 2 बजे राजधानी काराकास में एक साथ कई धमाके सुनाई दिए। इन हमलों की जद में वेनेजुएला के सैन्य ठिकाने थे। इन हमलों में वेनेजुएला की वायुसेना के एयरबेस ला कार्लोटा और मिलिट्री हेडक्वार्टर फ्यूर एर्ता क्यूना को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। लेकिन अगले आधे घंटे के अंदर वेनेजुएला के आसमान पर शांति छा गई, यानी अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने 30 मिनट के अंदर ही मादुरो को कब्जे में ले लिया।
जाहिर है इसे केवल हमला नहीं कहा जा सकता, बल्कि किसी भी शरीर पर किया गया एक कामयाब सर्जिकल ऑपरेशन है। अमेरिका ने एक सर्जिकल और टारगेटेड स्पेशल ऑपरेशन के जरिए मादुरो को पकड़ा। ये कोई बड़ा जमीनी हमला नहीं था, बल्कि एलीट स्पेशल फोर्स का तेज हाई रिस्क ऑपरेशन था। अमेरिकी हमले का एक ही इनाम था, $50 मिलियन के इनामी राष्ट्रपति को पकड़ लेना। इस ऑपरेशन में अमेरिका के हत्थे मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस दोनों चढ़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी मिलिट्री की एलीट स्पेशल यूनिट के डेल्टा फोर्स ने जिस समय निकोलस मादुरो को पकड़ा, वो वेनेजुला फोर्सेस की भारी सुरक्षा में थे। मादुरो अपनी सुरक्षा कर्मियों के घेरे में थे। राष्ट्रपति भवन में वेनेजुला की सेना की भारी तैनाती थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को बंधक बनाए जाने की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ के जरिए दुनिया से साझा की। ट्रंप ने अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 4:21 पर ट्रूथ पर लिखा, अमेरिका ने वेनेजुला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़े पैमाने पर सफल हमला किया है। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। यह अभियान अमेरिकी कानूनन प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से चलाया गया है। अमेरिका ने मादुरो के खिलाफ इस लेवल के एक्शन के लिए वेनेजुला के कमांड और कंट्रोल सेंटर को ही निशाना बनाया। इसके पीछे एक खास रणनीति थी। बताया जा रहा है कि डेल्टा फोर्स के ऑपरेटर्स ने हेलीकॉप्टर से कम ऊंचाई पर घुसकर लो लेवल ऑपरेशन किया। जिस समय ऑपरेशन चल रहा था, उसके सपोर्ट में अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट के नाइट स्टॉकर्स के MH-47 चिनूक, MH-60 ब्लैक हॉक और AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर काराकास के ऊपर लो फ्लाइंग उड़ते देखे गए, जो किसी एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए किया जाता है। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन की शुरुआती कामयाबी के डेल्टा फोर्स ने रैपिड इंसर्जन किया, यानी तेजी से कार्रवाई करते हुए मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ा और फुर्ती के साथ हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल कर ले गए। निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी एक्शन बिजली की तेजी से किया गया और इसे कुछ मिनटों में ही पूरा कर लिया गया। अमेरिका ने वेनेजुला पर बारूदी प्रहार कर राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। निकोलस को अमेरिका ले जाया गया। सवाल यह है कि ट्रंप ने निकोलस को क्यों गिरफ्तार किया? वेनेजुला में तख्ता पलट क्यों जरूरी था? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अब मादुरो का क्या होगा? देखिए इस रिपोर्ट। वेनेजुएला पर हमले का एक ही मकसद था, निकोलस मादुरो को सत्ता से उखाड़ फेंकना। हुआ भी वही। 30 मिनट चले ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों ने मादुरो को उठाया और अपने साथ ले गए। अमेरिका ने ऐसी स्ट्राइक की, किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वेनेजुएला के समर्थक देश भी सन्न रह गए। खुद मादुरो ने भी नहीं सोचा होगा कि अमेरिका ऐसा आक्रामक कदम भी उठा सकता है। मादुरो और उनकी पत्नी अब अमेरिका की गिरफ्त में हैं। ऐसे में सवाल है कि ट्रंप मादुरो के पीछे ही क्यों पड़े थे? वेनेजुएला में मादुरो का तख्ता पलट क्यों जरूरी था? और सबसे बड़ा सवाल, राष्ट्रपति मादुरो का अब क्या होगा? माना जा रहा है कि निकोलस मादुरो का वर्तमान और भविष्य दोनों चौपट हो गए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। नार्को आतंकवाद षड्यंत्र,
कोकीन आयात षड्यंत्र के आरोप लगाए गए हैं। जल्द ही अमेरिकी धरती पर अमेरिकी अदालतों में कार्रवाई होगी। पूरे अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से मैं राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देती हूँ। इन 2 अंतर्राष्ट्रीय नार्को तस्करों को पकड़ने का अभियान सफल रहा। हमारे बहादुर सैन्य बलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यानी अमेरिका का साफ कहना है कि मादुरो का अब अमेरिका की धरती पर अमेरिका के खिलाफ अपराधों के लिए अमेरिकी तरीके से इंसाफ होगा। हालांकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ अनहोनी की आशंका भी जताई जा रही है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने आरोप लगाया कि मादुरो और उनकी पत्नी कहां हैं, इसका किसी को पता नहीं है। हम चाहते हैं कि अमेरिका सबूत दिखाए कि दोनों जिंदा हैं। दरअसल 2013 में निकोलस मादुरो वेनेजुएला के 53वें राष्ट्रपति बने थे। मादुरो का उभार वामपंथी आंदोलन के जरिए ह्यूगो चावेज के करीबी के रूप में हुआ था। अमेरिका लगातार मादुरो के शासन को चुनौती देता रहा। मादुरो के ऊपर ह्यूमन राइट उल्लंघन, चुनाव धांधली और नार्को टेररिज्म को फैलाने के आरोप लगे। अमेरिका के लिए मादुरो कितना बड़ा टारगेट था, इसका पता इसी से चलता है कि अमेरिका ने मादुरो पर 420 करोड़ का इनाम रखा था। मार्च 2020 में मादुरो पर ड्रग तस्करी का आरोप लगा। 26 मार्च 2020 को 130 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया। 10 जनवरी 2025 को इनाम बढ़ाकर 200 करोड़ किया गया। 7 अगस्त 2025 को इनाम बढ़ाकर 2 गुना यानी 420 करोड़ कर दिया गया। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने किसी देश पर सैन्य कार्रवाई करके वहां के राष्ट्रपति या तानाशाह को पकड़ा हो। इसके पहले साल 2003 में इराक और 1989 में पनामा में भी कुछ ऐसे ही ऑपरेशन चलाए गए थे। 1989 में अमेरिका ने पनामा पर हमला किया था। तानाशाह मैनुअल नोरिएगा को सत्ता से हटाया था। नोरिएगा को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया था। 1992 में नोरिएगा को 40 साल की सजा सुनाई गई थी। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। कुछ महीनों बाद सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया था। इसके बाद सद्दाम पर इराक की अदालत में मुकदमा चला था। जाहिर है मादुरो का भविष्य अब काराकास के महलों में नहीं बल्कि अमेरिका की अदालतों और जेल की सलाखों के पीछे तय होगा। दरअसल अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मादुरो का अंत न्यायिक तरीके से हो ताकि इसे दुनिया के सामने जायज ठहराया जा सके। निकोलस मादुरो का भविष्य अब अंधकारमय है। अमेरिका उन्हें एक मिसाल बनाना चाहता है ताकि लैटिन अमेरिका के दूसरे तानाशाहों को चेतावनी दी जा सके। न्यूज़ नेशन। और अब बात वेनेजुएला की। एक बस ड्राइवर जो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा, जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को सालों तक चुनौती दी, लेकिन आज वो अमेरिका की कैद में। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने रातों रात वेनेजुएला का भूगोल और भविष्य दोनों बदल दिया। आखिर कौन है निकोलस मादुरो, जो राष्ट्रपति ट्रंप की आंखों की किरकिरी बने हुए थे? इतिहास में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो अपनी जिद से महाशक्तियों से भी टकरा जाते हैं। एक ऐसा ही नाम है निकोलस मादुरो। कल तक जो व्यक्ति वेनेजुएला की सड़कों पर बस दौड़ाता था, उसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका जैसी महाशक्ति को चुनौती देने की हिमाकत की। राष्ट्रपति ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बात की, प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाया और आज वही मादुरो अमेरिका की गिरफ्त में है।
बस कंडक्टर से राष्ट्रपति बनने का सफर, फिर राष्ट्रपति से मुजरिम बनने की दास्तां। निकोलस मादुरो के फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म जैसी ही है। काराकास में एक वामपंथी परिवार में जन्मे मादुरो के रगों में राजनीति और संघर्ष शुरू से था। उनके पिता एक कट्टर ट्रेड यूनियन लीडर थे जो मजदूरों के हक के लिए लड़ते थे। मादुरो खुद 1980 के दशक में काराकास मेट्रो सिस्टम में बस कंडक्टर बने। धूल भरी सड़कें, भीड़-भाड़ वाली बसें, जहां हर दिन संघर्ष था, लेकिन इसी संघर्ष ने मादुरो में राजनीतिक आंख की नींव रखी। ट्रांसपोर्ट ट्रेड यूनियन में एक्टिव होकर उन्होंने वामपंथी विचारों को अपनाया और जल्द ही मजदूरों की आवाज बन गए। उन्होंने ट्रांसपोर्ट ट्रेड यूनियन बनाई और यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। साल था 1992। मादुरो की किस्मत बदलने का ये साल था। मादुरो ने वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति कार्लोस एंड्रोस पेरेज के खिलाफ कैंपेन लीड किया। पेरेज पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। उस वक्त ह्यूगो चावेज जेल में थे, वही ह्यूगो जो गोरिल्ला आर्मी बनाकर विद्रोह कर चुके थे। मादुरो ने चावेज को रिहा करवाने में अहम भूमिका निभाई। चावेज रिहा हुए तो मादुरो उनके प्रोटेजे यानी कि आश्रित बन गए। मादुरो ने 1998 में चावेज की फिफ्थ रिपब्लिक मूवमेंट ज्वाइन की। साल 1999 में मादुरो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में चुने गए, जहां नई संविधान ड्राफ्ट हुई। साल 2000 में मादुरो नेशनल असेंबली के मेंबर बने। फिर साल 2006 से 2013 तक चावेज सरकार में फॉरेन मिनिस्टर बन गए। एक वक्त ऐसा आया जब चावेज का ऑरा मध्यम पड़ गया। वो कैंसर से जूझ रहे थे। चावेज ने फैसला भी कर लिया और मादुरो को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. 5 मार्च 2013 को चावेज की मौत हो गई। मादुरो अंतरिम प्रेसिडेंट बने। 14 अप्रैल 2013 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता, लेकिन सिर्फ 1.5% वोट से। विपक्षी दलों ने रिकाउंट की मांग की, मादुरो ने ठुकरा दिया। राष्ट्रपति बनते ही मादुरो ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू की। पदभार संभालते ही अमेरिका पर हमला बोला। तीन अमेरिकी डिप्लोमेट्स को निकाला, दखल का आरोप लगाया। साल 2014 में कई अमेरिकी पत्रकारों को देश से बाहर किया। मादुरो ने चावेज की नीतियों को ही आगे बढ़ाया। नतीजा, वो वेनेजुएला जो तेल का कुबेर था वो कंगाल होने लगा। महंगाई कम करने के लिए सब्सिडीज, लेकिन ये पॉलिसी तबाही लाई। इन्फ्लेशन आसमान छूने लगा। प्रोडक्शन का ग्राफ गिरने लगा। सड़कों पर भूखे सोने वालों की तादाद बढ़ गई। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक मादुरो के शासन में 20,000 से ज्यादा हत्याएं हुई। भुखमरी और दमन की वजह से 70 लाख लोग देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। साल 2018 में एक आर्मी परेड के दौरान मादुरो पर हथियारबंद ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। मादुरो बच गए। मादुरो ने बतौर राष्ट्रपति दूसरा कार्यकाल साल 2019 में शुरू किया, लेकिन ज्यादातर लैटिन अमेरिकी देशों ने उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया। लैटिन अमेरिकी सदस्य देशों ने 1906 के मत से मादुरो सरकार को अवैध ठहराया। मादुरो ने मई 2020 में तख्तापलट के आरोप में 2 अमेरिकी सैनिकों को गिरफ्तार किया। दिसंबर 2023 में समझौते के बाद आरोपियों को रिहा भी कर दिया गया। मादुरो पर नार्को टेररिज्म, चुनावी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के दाग लगे। अमेरिकी एजेंसियों का आरोप है कि मादुरो ने कोलंबियाई विद्रोही समूह FARC के साथ मिलकर अमेरिका में ड्रग तस्करी का अंतर्राष्ट्रीय रैकेट चलाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी यही आरोप है। नार्को टेररिज्म साजिश, कोकीन आयात साजिश, मिशिगन और खतरनाक डिवाइस रखने की साजिश का आरोप। मादुरो ने 10 जनवरी 2025 को तीसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। इसी साल वो 10 जनवरी को सत्ता में तीसरी बार वापसी का पहला साल पूरा करने वाले थे, लेकिन इससे पहले अमेरिका ने धावा बोल दिया
और उन्हें कैद में ले लिया। फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले मादुरो फिर फर्श पर लौट चुके हैं। $2 मिलियन की प्रॉपर्टी वाला राष्ट्रपति अब अमेरिका के कब्जे में है। दुनिया उन्हें एक तानाशाह कहती है। अमेरिका उन्हें दुश्मन मानता है। लेकिन भारत के एक संत के सामने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो नतमस्तक हो जाते थे। निकोलस मादुरो खुद को रोमन कैथोलिक ईसाई बताते हैं। दावा करते हैं कि उनके दादा दादी यहूदी थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे भारत के आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा के अनुयायी हैं। मादुरो ने एक बार कहा था, सत्य साईं ने मुझे शांति और न्याय सिखाया। हालांकि उनकी जिंदगी शांति से कोसों दूर रही। निकोलस मादुरो की पहचान सिर्फ उनके राजनीतिक कद से नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रहस्यों से भी जुड़ी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मादुरो का भारत से रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि रूहानी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने साल 2012 में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था। निकोलस मादुरो भारतीय आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं के परम अनुयायी हैं। सितंबर 2025 में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने भारत को एक महान देश बताया था। उन्होंने कहा था कि वे भारत की संस्कृति और दर्शन से काफी प्रेम करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी मां के जरिए सत्य साईं बाबा के चरणों में पहुंचे। भारत एक महान देश है। ये एक आध्यात्मिक शक्ति है। मुझे भारत से बहुत प्यार है और मैं भारतीय संस्कृति और दर्शन का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मेरी माँ सत्य साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने मुझे उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया था। सत्य साईं बाबा शांति, प्रेम और सत्य के प्रतीक हैं। उनके संदेश ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। जब मैं भारत जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ। भारत और वेनेजुएला के बीच के संबंध बहुत गहरे और ऐतिहासिक हैं। हम भारत की प्रगति और उसकी शक्ति का सम्मान करते हैं। साल 2005 जब निकोलस मादुरो वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष थे, तब वे अपनी पत्नी के साथ भारत पहुंचे। किसी राजनीतिक दौरे के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक शांति की तलाश में आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी पहुंचे। सत्य साईं बाबा के प्रशांति निलयम आश्रम, वहां उन्होंने सत्य साईं बाबा के दर्शन किए। सत्य साईं बाबा से उनकी प्राइवेट ऑडियंस हुई। चश्मदीद बताते हैं कि मादुरो वहां किसी कदावर नेता की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण भक्त की तरह घंटों जमीन पर बैठे रहे थे। मादुरो की इस दुर्लभ भारत यात्रा और जमीन पर बैठकर सत्य साईं का आशीर्वाद लेते हुए एक तस्वीर भी मौजूद है। मादुरो ने बाद में बताया, साईं बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया, कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये यात्रा सिर्फ 48 घंटे की थी, लेकिन उनका जीवन बदल गया। मादुरो लौटे तो उनके हाथ में साईं बाबा की मूर्ति, किताबें और एक नया संकल्प, मानवता की सेवा। मादुरो की ये श्रद्धा केवल दिखावा नहीं थी, वे खुद को सत्य साईं बाबा का अनुयायी मानते हैं। उनके करीबियों का कहना है कि राष्ट्रपति कार्यालय में साईं बाबा की एक बड़ी तस्वीर हमेशा मौजूद रहती है। वे मानते हैं कि उनके जीवन के मुश्किल वक्त में साईं बाबा की शिक्षाओं ने उन्हें धैर्य और शक्ति दी। मादुरो के राष्ट्रपति बनने के बाद जहां वेनेजुएला से दूसरे संगठनों को निकाल दिया गया था, वहीं सत्य साईं संगठन वेनेजुएला में खूब फला फूला। लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला ही एक ऐसा देश है जहां पर सत्य साईं के सबसे अधिक भक्त मौजूद हैं। सत्य साईं संगठन का पहला केंद्र साल 1974 में कराकास में स्थापित किया गया था। सरकार ने इन केंद्रों को स्कूल और मानवीय मूल्यों के संस्थान को चलाने की इजाजत दी। वेनेजुएला का राष्ट्रपति भवन मिराफ लोरेस पैलेस, जहां मादुरो का प्राइवेट दफ्तर था। आने वाले मेहमान अक्सर वहीं की सजावट देखकर हैरान रह जाते थे। साइमन बोलीवर और ह्यूगो चावेज की क्रांतिकारी तस्वीर के बीच मादुरो ने सत्य साईं बाबा का एक बड़ा फ्रेम की हुई तस्वीर सम्मान के साथ रखी है। 24 अप्रैल 2011 को जब सत्य साईं बाबा ने महासमाधि ली तो भारत ही नहीं, वेनेजुएला में भी शोक की लहर दौड़ गई। उस वक्त निकोलस मादुरो विदेश मंत्री थे। उन्होंने न केवल सार्वजनिक रूप से दुख व्यक्त किया, बल्कि वेनेजुएला की नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पारित किया।
उन्होंने राष्ट्रीय शोक दिवस का ऐलान किया, जिसमें साईं बाबा के मानवता के लिए आध्यात्मिक योगदान और उनके संदेशों की मान्यता दी गई। महज 2 महीने पहले 23 नवंबर 2025 को मादुरो ने गुरु की जन्म शताब्दी के मौके पर एक बयान जारी किया। सत्य साईं बाबा प्रकाश के स्वरूप थे, मुझे हमेशा उनकी मुलाकात याद आती है। इस महान गुरु का ज्ञान हमें हमेशा रोशन करता रहे। मादुरो का राजनीतिक सफर भी किसी चमत्कार से कम नहीं रहा। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में जन्मे मादुरो ने एक साधारण बस ड्राइवर के रूप में करियर शुरू किया। 2013 में वे राष्ट्रपति बने। कई लोग उनके इस अर्श से फर्श तक के सफर को साईं बाबा के आशीर्वाद से जोड़कर देखते हैं। आज जब मादुरो अमेरिका की हिरासत में हैं, न्यूयॉर्क की जेल में अपनी नियति का सामना कर रही हैं, लेकिन उनकी कहानी का ये इंडियन चैप्टर हमेशा चर्चा में रहेगा। एक ऐसा नेता जिसने पूरी दुनिया के सामने खुद को भारत के एक आध्यात्मिक गुरु का शिष्य स्वीकार किया। टीम न्यूज़ नेशन।